हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सभी रेलवे एग्ज़ाम एएलपी एनटीपीसी से संबंधित साइंस का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में हमने 25 प्रश्नों को लिया है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। और जितने उत्तर सही होते हैं उतने उत्तर अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है वही रहता है, डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। एक सूत्र होता है सेंटीग्रेड -0/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32/180। अब इस पर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर सेंटीग्रेड का मान कितना दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ हो जाएगा 50। अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 9। तो यहाँ क्या बचा नीचे 5 और यहाँ फ़ारेनहाइट -32 और बटे 9 बचा। अब 5 से काटेंगे इसको तो 5 धाम 50 यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 9 धाम 90 यानी कि 90 बराबर फ़ारेनहाइट -32। अब -32 इधर है और बराबर के इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 32 + 90 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 3 9 3 12 यानी कि 122 डिग्री, यानी कि इसका जवाब सही हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। ऑप्शन ए है शीतल जल, बी है उबलता जल, सी है गर्म जल और डी है बर्फ। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उबलते जल से आग को जल्दी बुझाया जा सकता है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है। ऑप्शन ए है उबलता जल, बी है भूमि और समुद्री मंद पवन, सी है वात्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, डी है बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। इसमें संवहन का कारण ऊष्मा हानि नहीं होती है, यानी कि डी इसका सही जवाब है। डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है। ऑप्शन ए है तापीय संतुलन का सिद्धांत, बी है रंगों का सिद्धांत, सी है कैलोरीमिति का सिद्धांत, डी है वाष्पन का सिद्धांत। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोरीमिति का सिद्धांत। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केल्विन तापमान जिसको टी से बताया गया है और सेल्सियस तापमान जिसको स्मॉल टी सी से बताया गया है के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए केल्विन बराबर क्या होता है, केल्विन -273/100 होता है, ये केल्विन होता है। और सेल्सियस कितना होता है
बराबर सेल्सियस होता है सेल्सियस माइनस 0/100, ये भी 100 होता है। अब 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका मान दिया हुआ है यानी केल्विन का टी, केल्विन को टी से बताया गया है, तो टी माइनस 273 यहाँ पर 0.15 हो जाएगा, तो 0.15 बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना 0, और सेंटीग्रेड को किससे बताया गया है टी यानी कि स्मॉल टी और सी से, तो स्मॉल टी और सी से। अब हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए टी का, यानी कि जो कैपिटल टी है इसका मान चाहिए। तो कैपिटल टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है और बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा टी सी प्लस 273.15 यानी कि 15, ये इसका सही उत्तर होगा। टी बराबर स्मॉल टी नीचे सी और प्लस 273.15, तो ये जवाब किस में है, ऑप्शन डी में है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेल्सियस, तो C माइनस 0/100 बराबर फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है -32/180, ये फार्मूला होता है। अब 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 5, 2 से काटेंगे और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 9, और सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32 और बटे 9, ये हो जाएगा। अब 5 से 40 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और 9 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72। अब क्या हो जाएगा 72 बराबर फ़ारेनहाइट -32। अब हमें फ़ारेनहाइट का मान चाहिए, तो -32 इधर है, बराबर के इधर होगा -32 आएगा तो +32 हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो जुड़कर कितना हो जाएगा 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसके बाद में 7 और 3 10, कितना हो जाएगा 10, और F यानी कि फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ये में है, यानी कि ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ऑप्शन है ठोस एवं द्रव में। अब देखिए जो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। अब चालन विधि क्या होती है, जब 2 पिंड पास में हो या 2 अणु पास में हो और पहला वाला अणु गर्म हो और दूसरा वाला अणु क्या हो ठंडा हो, तब जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो गर्म से ठंडे की ओर होता है, और ये ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होगा गर्म से ठंडे की ओर जब तक दोनों का तापमान इक्वल ना हो जाए। अब जब दोनों का तापमान इक्वल हो जाता है तब ऊष्मा स्थानांतरण बंद हो जाता है। तो इसका जो है ठोस में क्या होगा चालन होगा। तो जिसमें ठोस है वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए संवहन विधि द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे बताना है। तो पहले में ठोस है इसलिए ये गलत हो जाए, बी में भी ठोस है इसलिए बी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं सी और डी, गैस और द्रव। यहाँ है निर्वात और गैस। निर्वात में गैस वैस होती नहीं है, निर्वात तो निर्वात होता है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। अब इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा सी बचा। गैस और द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। अब संवहन विधि क्या होती है, संवहन विधि में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो अणु द्वारा होता है, यानी कि जो गर्म मान लिया जाए कि जल है तो ठंडा जल है, और ठंडे जल में जब हम गर्म जल मिलाएंगे तो जो गर्म जल वाला अणु है वो अणु ही स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये ऊष्मा का ये संवहन, इसे संवहन कहते हैं। तो संवहन गैस और द्रव में होता है, तो सी इसका सही जवाब है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड सी तथा फ़ारेनहाइट को F हो तो C के ऊपर बार तथा F के ऊपर बार, यदि C के ऊपर बार तथा F के ऊपर बार का संबंध F बराबर 9/5C + 32 हो तो F के ऊपर बार तथा C के ऊपर बार का संबंध क्या होगा। देखिए केल्विन बराबर क्या होता है, केल्विन बराबर होता है, यहाँ केल्विन नहीं क्या दिया हुआ है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बारे में लगाएंगे। तो फ़ारेनहाइट बराबर होता है F माइनस होता है 32/180 और सेंटीग्रेड क्या होता है बराबर C माइनस 0/100, ये होता है। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 से काटेंगे 9 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी हमारे पास कितना बचा C/5 और F माइनस 32/9। इसको यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा C/5 बराबर F माइनस 32 और 9। अब हमें चाहिए किसका मान, अब ऑप्शन में देख लेते हैं, सब जगह F F F दिया हुआ है, यानी कि हमें F का मान चाहिए। अब यहाँ से हम F का मान निकालेंगे तो 9 यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9/5 C, और यहाँ पर देखिए -32 है तो इस तरफ आएगा, यानी कि बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो +32 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +32 और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा F की। तो F बराबर कितना हो गया 9/5 C + 32। अब ऊपर बार लगा हुआ है तो दोनों तरफ F और C पर बार लगा देंगे तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। तो ये किस में दिया हुआ है, F के ऊपर बार 9/5 C + 32, ये ऑप्शन ये में है, तो ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये है कि यानी कि कथन है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, तो ये बात सही है, कथन सही है कि जो हल्के रंगीन कपड़े होते हैं उनमें ठंड कम लगती, मतलब गर्मी कम लगती है, इसलिए गर्मियों में ठंडे जो है हल्के रंगीन कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी कम लगती है तो ठंडे बनाए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, कारण कहता है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, तो कारण भी सही है। क्यों सही है कि हल्के रंगीन कपड़े गर्मी में इसीलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये कपड़े ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि सूर्य की किरणें आती हैं जब कपड़े की ओर तो ये क्या करते हैं कि ऊष्मा का परावर्तन कर देते हैं, इसीलिए ये जो है इसमें गर्मी कम लगती है, ये कम अवशोषित करते हैं सूर्य की किरणों को, इसीलिए ऐसा होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही स्पष्टीकरण करता है, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे एक कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। तो कथन है ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, और कारण दिया हुआ है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। अब यहाँ देखिए पहला कथन दिया हुआ है, यानी कि कथन दिया हुआ है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। क्यों नमक मिलाया जाता है, देखिए जब ऊंचाई के साथ दाब में कमी आती है, मतलब जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है दाब घटता है, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब घटता जाएगा, तो ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है और दाब घटने से क्वथनांक भी घटता है। अब क्वथनांक घटता है, अब क्वथनांक घटने का मतलब ये होता है कि पृथ्वी की सतह पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, तो जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो 100 से कम तापमान पर पानी उबलेगा, यानी कि ऊपर दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। अब क्वथनांक यानी कि दाब घटने पर क्वथनांक घटता है और दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, तो इसलिए ऐसा होता है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं यानी कि पहाड़ों पर जाते हैं
और जब वहाँ पानी गर्म करते हैं तो पानी तो कम तापमान पर गर्म होता है, यानी कि पानी जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन खाना देर में पकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ दाब कम होता है और दाब कम होने से क्वथनांक कम होता है। इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर जल उबलने लगता है, तो जल तो जल्दी गर्म हो जाता है लेकिन खाना बनने में समय लगता है। और जल में यानी कि जब पानी में यानी कि जब भोजन बनाएंगे, अब उसमें नमक डाल देंगे तो नमक एक अशुद्धि है और अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है, तो इसलिए नमक जब मिला देंगे तो भोजन सामान्य की तरह जल्दी पक जाएगा, तो इसलिए नमक मिलाया जाता है। तो कथन ये सही है। कारण आर कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। बिल्कुल कम होता है, क्योंकि दाब ऊंचाई के साथ दाब घटता है और दाब घटने पर क्वथनांक घटता है, और जब क्वथनांक घटता है तो तापमान भी घटता है। इसीलिए इसका जो है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है ये की व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि ये आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जब सीले बिस्कुट को, सीले मतलब होता है कि कोई बिस्किट है उसमें नमी आ गया, तो नमी वाले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? ऑप्शन है कि ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, बी है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, सी है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, डी है कि फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो नम बिस्किट होता है जब फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो बाहर का जो वातावरण होता है और फ्रिज के अंदर जो होता है वातावरण, तो बाहर जो वायुमंडल का वातावरण है यहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है और फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए गीला बिस्किट या नम बिस्किट रख देंगे तो नम बिस्किट का जो आर्द्रता होगा वो फ्रिज के द्वारा सोख लिया जाएगा, इसलिए इसका बी सही जवाब होगा। तो बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है? ऑप्शन है कि चार्ल्स के नियम से, बी है न्यूटन के शीतल नियम से, सी है ऊष्मा के विनिमय नियम से, डी है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा के संरक्षण नियम से, डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है या घटता है या नहीं बदलता है या पहले घटता है और तब बढ़ता है? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पहले घटता है और तब बढ़ता है। अब ये कैसे होता है आइए देखते हैं। डी बराबर होता है यम बटे वी। डी यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि ये जो आयतन है, आयतन घटेगा तो द्रव्य जो घनत्व होगा वो बढ़ेगा। आयतन घटने पर घनत्व बढ़ता है और आयतन बढ़ने पर घनत्व घटता है, यानी कि जो घनत्व होता है और आयतन होता है इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। अगर जो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे अधिक जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताप पानी का जो है कितना है ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर 0 से जब हम गर्म करेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर गर्म करेंगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर और गर्म करेंगे तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी कि गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो गर्म करेंगे तो 0 से जब गर्म करेंगे तो 0 से गर्म होगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, यानी कि क्या होगा घनत्व तो यहाँ बढ़ेगा।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक घनत्व होता है। जल का घनत्व कितने तापमान पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब जल है हम गर्म करेंगे तो मान लिया जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल गर्म हुआ तो क्या होगा कि घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और फिर जब गर्म करने की अब मान लिया जाए तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो घनत्व और बढ़ेगा। फिर 3 डिग्री पर और घनत्व बढ़ेगा और 4 डिग्री पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब 4 डिग्री के बाद जो घनत्व होगा वो घटने लगेगा, यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब जल को गर्म करेंगे तो इसका जो घनत्व होगा वो घट जाएगा। फिर 6 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब गर्म करेंगे तापमान पर तो जल का जो घनत्व होगा और घट जाएगा। तो यानी कि आगे आगे घटता ही जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले क्या हो रहा है, घनत्व तो बढ़ रहा है और 4 के बाद घनत्व तो घट रहा है। तो यहाँ ऊपर क्या है, घनत्व है और नीचे आयतन है। और आयतन और यानी कि घनत्व और आयतन में क्या संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। यानी कि घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। तो घनत्व यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 4 की ओर जाएंगे तो घनत्व बढ़ रहा है, तो नीचे जो आयतन होगा ये घटेगा। अब 4 के बाद क्या हो रहा है, घनत्व घट रहा है तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए पहले क्या होगा, यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ आयतन पूछ रहा है और हमें आयतन के बारे में बताना है। तो आयतन पहले घटेगा, यहाँ घट रहा है और फिर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ बढ़ रहा है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है कि उनकी विशिष्ट ऊष्मा से, बी है उनकी गुप्त ऊष्मा पर, सी है उनके अपने अपने तापमान पर, डी है ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा की जो दिशा होती है, ऊष्मा की प्रवाह की जो दिशा होती है किस पर निर्भर करती है? तो मान लिया जाए कि ये एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है। अब ये जो पहला वाला पिंड है ये मान लिया जाए गर्म है और दूसरा वाला पिंड ठंडा है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडे की ओर होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? इनके अपने अपने तापमान पर। ये गर्म है और ये ठंडा है, तो तापमान पर इनका जो अपना अपना तापमान है उसी पर ऊष्मा का जो प्रवाह है वो यानी कि दिशा, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? इसके तापमान पर पिंडों के। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उनके अपने अपने तापमान पर। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों होता है? ऑप्शन है कि भाप का ताप बहुत अधिक होता है, बी है भाप एक प्रकार का गैस है तय आकार शीघ्रतापूर्वक निगमन करती है, सी है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, डी है उपयुक्त शरीर के कार्य में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाप में गुप्त ताप होता है इसीलिए भाप से जलना अधिक कष्टप्रद होता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है? ऑप्शन ए है केवल ठोसों और द्रवों में, बी है केवल द्रवों और गैसों में, सी है केवल गैसों तथा ठोसों में, डी है ठोस द्रवों और गैसों में। ठोस में क्या होता है? ठोस में चालन विधि द्वारा जो है गर्म होता है ठोस, तो इसलिए जिसमें ठोस है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले में ठोस है, सी में ठोस है और डी में ठोस है। तो हमें जो है 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन कौन सा बचा? बी, यानी कि बी इसका सही उत्तर है। जो संवहन विधि है वो द्रव और गैस पर लागू होती है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा, बी है काला और मसृण, सी है सफ़ेद और खुरदरा, डी है सफ़ेद और मसृण। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला और खुरदरा।
अब यहाँ है कि ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। तो हम गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, यानी कि बहुत कम ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो हमें सफ़ेद कपड़े में गर्मी नहीं लगती है क्योंकि ऊष्मा का परावर्तन हो जाता है, गर्मी नहीं लगती है, इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अगर जो काले कपड़े पहनेंगे या रंगीन कपड़े पहनते हैं डार्क वाले, तो ये ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करते हैं जिससे गर्मी लगती है। तो वही वाला रूल यहाँ पर लागू होगा कि जो सफ़ेद है ये ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। तो सफ़ेद वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि सी और डी ये दोनों कट जाएंगे। अब बचा ऑप्शन ए और बी। अब ये बी में देखिए, बी है कि काला और मसृण, और ये है काला और खुरदरा, यानी कि जो चिकनी सतह होगी वो ऊष्मा का अवशोषण कम कर पाएगी, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर होगा, काला और खुरदरा, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्राम, बी है किलोग्राम, सी है प्रतिशत और डी है अनुपात। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों फट जाती हैं? ऑप्शन ए क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, बी है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, सी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, और डी है उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। अब देखिए डी बराबर होता है, क्या होता है कि m/v, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हम पहले जान चुके हैं कि जो घनत्व बढ़ेगा, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बढ़ेगा तो जो वॉल्यूम होगा, यानी कि आयतन होगा, वो कम होगा, और घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। जो जल होता है, जल जब होता है तो इसका घनत्व अधिक होता है, जल का घनत्व अधिक होता है, और जो आयतन होता है आयतन कम होता है। और जल जब बर्फ के रूप में जम जाता है तो इसका जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है। तब जब जल होगा तो आयतन कम रहेगा, जब बर्फ बनेगा तो आयतन ज़्यादा हो जाएगा, और आयतन ज़्यादा होने के कारण पानी की पाइप फट जाती हैं ठंडी के महीनों में। ठंडी के महीनों में जो जल होता है वो बर्फ़ बन जाता है, तो बर्फ़ बनने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पाइप फट जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, यानी कि समान होता है। ऑप्शन ए है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है -40 डिग्री, सी है -34 डिग्री, और डी है -140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का तापमान समान होता है। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर, बी है पारद थर्मामीटर, सी है अधिकतम पठन थर्मामीटर, और डी है निम्नतम पठन थर्मामीटर। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्कोहल थर्मामीटर से निम्नतम तापमान मापा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन ए है शक्ति का, बी है ऊष्मा का, सी है प्रकाश का, डी है दूरी का। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा का यूनिट है थर्म, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन ए है कि किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु, बी है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सी है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, डी है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, जो न्यूनतम संभव तापमान होता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। यानी कि परम शून्य ताप डिग्री सेंटीग्रेड में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप कितना है? 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, ये परम शून्य ताप है। तो अब इससे कम तापमान मापना संभव नहीं है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? ऊष्मा मापता है, बी है तापक्रम मापता है, सी है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, सी है किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आपके जितने उत्तर सही होते हैं उतने कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।